गुड मॉर्निंग। आज हम नाइन्थ क्लास के साइंस की जो अभी न्यू सिलेबस आया है एनसीईआरटी बुक का, उसका पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो पदार्थ क्या होता है पहले उसकी अपन बात कर लेते हैं। तो पदार्थ क्या होता है? ऐसी कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो वह जिसका द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाता है। और पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ क्या होता है? जैसे कोई भी वस्तु होती है, कोई भी जीव है, कुछ भी है जो स्थान घेरती है, जो जगह घेरती है और जिसका भार होता है यानी वजन होता है, वो क्या होता है? पदार्थ होता है। और पदार्थ क्या होता है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो ये पदार्थ की डेफिनेशन है। अब आगे हम बात करते हैं उदाहरण के, जैसे पत्थर हो गई, हवा हो गया, ग्रह है, पानी है, जीव है, जंतु है, जो भी है जिसका भार है और जो स्थान घेरती है वो पदार्थ कहलाती है। ठीक है, कणों के गुणधर्म। अब पदार्थ क्या होता है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बनाता है। अब उन कण के गुण हम देखते हैं कि उनमें क्या क्या गुण होते हैं। तो पहला गुण होता है पदार्थ के जो कण है उनके बीच में रिक्त स्थान होता है यानी खाली जगह होती है। और एग्जाम्पल, अपन ने एक कांच का गिलास लिया, उसके अंदर कांच की गोलियां अपन ने डाल दी। अब जो गोलियां अपन ने डाली है उनके बीच में आपको जगह मिलेगी, थोड़ी थोड़ी जगह आपको दिखाई देगी। वैसे क्या होता है, इन कणों के बीच में भी थोड़ी थोड़ी जगह होती है यानी रिक्त स्थान होता है। दूसरा हम बात करते हैं कि पदार्थ के कण है वो निरंतर गतिशील होते हैं यानी गति करते रहते हैं निरंतर। अब किसी पदार्थ में कम गतिशीलता होती है, किसी में ज्यादा होती है, किसी में और ज्यादा होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे लोहे की पटरियां होती है, वो गर्मियों में जब गर्मी पड़ती है तो वो पटरियां है वो फैलती है, सुना होगा आपने, है ना। उनके बीच में कई कई जगह पे कट लगे हुए होते हैं तो वो फैलती है। वो उन कणों के गतिशील होने के कारण उनको उष्मा मिलती है, उष्मा मिलने से उनके कण है वो गतिशील होते हैं और उसके कारण वो फैलती है। फिर अगर अपन बात करते हैं तीसरे गुण की, तो पदार्थ के कण है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब आपने पटरियों को फैलते हुए देखा होगा लेकिन उनको अलग होते हुए थोड़ी देखा है। तो वो क्या करते हैं, कण एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं, वो अलग नहीं होते हैं। फिर अपन बात कर देते हैं पहले गुण की, अपन डीपली अच्छे से बात करते हैं कि क्या होता है कणों के बीच में रिक्त स्थान। तो सबसे कम है वो किस में होता है? ठोस में होता है, क्योंकि ठोस के कण है वो एकदम पास पास में होते हैं जिसके कारण वो क्या होता है? ठोस होता है, तो उसको हम दबा नहीं सकते। ठोस से अधिक ठोस से कम है वो द्रव्य में, ठोस से अधिक है वो द्रव्य में होता है। जो द्रव्य के जो कण होते हैं उन वो क्या होता है? ठोस से अधिक होती है उनके बीच में। जैसे ठोस है उनके कणों के बीच में बहुत कम जगह होती है और जो द्रव्य है उनके कणों के बीच में थोड़ी जगह ज्यादा होती है, तो इसलिए वो क्या होता है? द्रव्य अवस्था में होता है। जो गैस है उसके जो कण है उनके कणों के बीच में दूरी है वो और अधिक होती है, उनके बीच में जो रिक्त स्थान है वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो गैसीय अवस्था में होता है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तो सबसे कम किस में होते हैं? ठोस में होते हैं, क्योंकि ठोस के कण है वो पास पास होते हैं इसलिए वो कम गतिशील होते हैं। द्रव्य में ठोस से ज्यादा होते हैं, जो द्रव्य है वो ठोस से ज्यादा गतिशील होते हैं क्योंकि उनके बीच में जो रिक्त स्थान है वो ज्यादा है। और सबसे अधिक गैसों में होता है। सबसे अधिक गैसों में इसलिए होता है क्योंकि जो गैसों के जो कण है वो बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए उनके बीच में जो गति करने की गुण है वो अधिक होता है। फिर अपन बात करते हैं पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो जो सबसे पास होंगे वो ज्यादा आकर्षित करेंगे और जो दूर होंगे वो कम आकर्षित करेंगे। तो सबसे ज्यादा क्या होता है? ठोस में होता है। ठोस में क्यों होता है? क्योंकि ठोस के जो कण है वो बहुत पास पास होते हैं, इसीलिए वो क्या होते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करने का बल है वो बहुत ज्यादा होता है। फिर अपन दूसरों की बात करें तो द्रव्य है, द्रव्य में ठोस से कम होता है क्योंकि द्रव्य के जो कण है वो एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर होते हैं, इसलिए उनमें आकर्षण बल थोड़ा कम होता है। गैस की अगर हम बात करते हैं तो उनके कण बहुत दूर दूर होते हैं, तो इसीलिए उनके बीच में जो आकर्षण बल है वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत कम होता है। ठीक, फिर अपन बात करते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की कौन कौन सी अवस्था में पाया जाता है? तो पदार्थ कुल 5 अवस्थाएं होती है। ठीक है, पहला होता है ठोस, द्रव्य और गैस और प्लाज्मा और बॉस, आइंस्टीन कंडेंसेट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, लेकिन आपके जो बुक है, आपका जो सिलेबस है उसके अंदर 3 अवस्थाएं दी गई है, ठोस, द्रव्य और गैस, तो आप उसी की बात करेंगे। इन दोनों को आप छोड़ दो, बस ध्यान में रखो कि 5 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा और बॉस। ये 5 अवस्थाएं होती है किसी भी पदार्थ की।
तो अपने को क्या पढ़नी है, 3 पढ़नी है, ठोस, द्रव्य और गैस। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं ठोस की। ठोस का आकार निश्चित होता है। जैसे लोहे का अगर कोई टुकड़ा अपन लेते हैं तो उसका आकार निश्चित होता है, उसको कहीं भी रख दो उसका आकार निश्चित ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। ठोसों का आयतन है वो निश्चित होगा। जो ठोस है वो जितनी जगह को घेरता है वो निश्चित होता है, वो उतनी ही जगह में रहेगा, उसको कहीं भर भी रख दो, किसी भी प्याले में डाल दो, किसी भी जगह आप रख दो तो उसका आयतन क्या होगा, निश्चित होगा। ठोस कठोर होते हैं, वो क्या होते हैं, कठोर होते हैं। अगर उनको हम दबाएं, जैसे कोई पेन है अपना, वो ठोस है तो उसको अगर हम दबाते हैं तो वो दबता नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो वो टूट सकता है, बाकी वो दब नहीं सकता। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं कि ठोस है वो असंपीडीय होते हैं, उसको हम दबा के छोटा बड़ा नहीं कर सकते। ठीक है, उदाहरण पत्थर, लकड़ी, लोहा इत्यादि। अब देखो ठोस के जो कण हैं वो एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, देखो बहुत पास पास होते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होते हैं ये, इनके बीच में जो आकर्षण बल है वो भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इनमें गतिशीलता है वो बहुत कम होती है इनके कणों में, है ना। तो ये क्या है, ठोस है। फिर अपन बात कर लेते हैं द्रव्य की। तो द्रव्य का जो वो आकार है वो अनिश्चित होता है। अगर द्रव्य को हम किसी भी पात्र में डालते हैं, जैसे अपन ने ग्लास में डाला तो वो ग्लास का आकार ले लेगा, अगर उसको हम बड़े पतीले में डालेंगे तो वो उसका आकार ले लेगा, अगर किसी और पात्र में डालेंगे तो वो उसका आकार ले लेगा। ठीक है, उसका द्रव्य का आयतन है वो निश्चित होता है, यानी अगर द्रव्य को आप कहीं डालोगे तो वो एक निश्चित जगह को ही घेरेगा, ऐसे नहीं है कि वो अनिश्चित जगह को घेरता है, एक निश्चित जगह को ही घेरता है, तो इसलिए उसका आयतन भी निश्चित होता है। द्रव्य बहते हैं, अगर द्रव्य को हम किसी जगह डालते हैं तो वो बहने लगते हैं। फिर अपन बात करते हैं कम संपीड़ित होते हैं, ये कम संपीड़ित, इनको हम कम दबा सकते हैं, संपीड़ित हम कम कर सकते हैं, इनको कर सकते हैं लेकिन बहुत कम कर सकते हैं। ठीक है, उदाहरण है पानी, दूध आदि। फिर अपन बात करते हैं गैस की। तो गैस का आकार है वो अनिश्चित होता है। गैस को अगर हम रूम में अगर छोड़ते हैं तो वो पूरे रूम में फैल जाएगी, अगर उसको हम वातावरण में छोड़ते हैं, बाहर अगर एनवायरनमेंट में अगर उसको हम छोड़ते हैं तो वो पूरे एनवायरनमेंट में फैल जाएगी। ठीक है, तो आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। आयतन भी अनिश्चित होता है, क्योंकि उसको हम जहां डालेंगे वो उतना ही आकार ले लेगी। ठीक है, तो वो आयतन भी क्या होता है, गैस का अनिश्चित होता है। गैस भी बहती है और गैस है वो अधिक संपीड़ित होती है। गैस को हम दबा दबा के हम इसको एक छोटे से रूप में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, छोटी सी जगह में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपके गैस का सिलेंडर है, उसके अंदर जो गैस भरी हुई होती है, अगर उसको आप छोड़ोगे तो पूरे एनवायरनमेंट में फैल जाएगा, और उसको वापस हम दबा के उस एक छोटे से सिलेंडर में हम उसको इकट्ठा कर लेंगे, तो संपीड़ित अधिक होता है उसका। ठीक है, उदाहरण ऑक्सीजन, मीथेन। मीथेन होता है आपकी गैस के काम में ही आता है, मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, फिर अपन देखते हैं पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। अगर पदार्थ को हम गर्म करते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन होता है, और पदार्थ को अगर हम दाब डालते हैं, उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पदार्थ के अवस्था में तापमान से क्या परिवर्तन होता है। पदार्थ की अवस्था में तापमान से क्या परिवर्तन होता है वो हम देखते हैं। जैसे कोई ठोस है, अगर ठोस को हम उष्मा देंगे, यानी उसको गर्म करेंगे, गर्म करके अगर उष्मा देते हैं तो वो द्रव्य में परिवर्तित हो जाती है। किसमें परिवर्तित हो जाती है, द्रव्य में। अगर द्रव्य को हम और उष्मा देंगे, अगर उसको हम और गर्म करेंगे तो वो गैस में परिवर्तित हो जाएगी। अगर इसका जस्ट हम उल्टा करते हैं, गैस को हम ठंडा करेंगे तो वो द्रव्य में परिवर्तित हो जाएगी, और द्रव्य को हम अगर और ठंडा करें तो वो ठोस में बदल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल बर्फ है, बर्फ को अगर हम गर्म करेंगे तो वो पानी में बदल जाएगी। पानी को हम और गर्म करेंगे तो जब वो उबलेगी, उबलकर जब वाष्प में बदल जाएगी तो वो गैस में बदल जाएगी। ठीक है, इसका जस्ट अगर हम उल्टा करते हैं, गैस को अगर हम ठंडा करेंगे तो वो पानी में बदल जाएगा, पानी को अगर हम ठंडा करेंगे, फ्रीजर में रखेंगे तो वो बर्फ में बदल जाएगी। वो ये हो गया आपका तापमान में बदलाव करने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन क्या आता है। अब दाब में बदलाव करने से पदार्थ की अवस्था में क्या परिवर्तन आता है वो हम देखते हैं। कोई ठोस है, अगर ठोस को हम उल्टा देखते हैं अपन, गैस है, अगर गैस को हम दबाएंगे, उसके ऊपर दाब डालेंगे तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगी, द्रव्य में परिवर्तित हो जाएगी, और द्रव्य पे हम और दाब डालते हैं तो वो ठोस में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, अगर ठोस का हम दाब कम करते हैं तो वो द्रव्य में परिवर्तित हो जाएगी, और द्रव्य का दाब अगर और कम करेंगे तो वो गैस में परिवर्तित हो जाएगी।
अब फॉर एग्जाम्पल आपका जो सिलेंडर है उसके अंदर जो गैस आती है उसको बहुत सारे प्रेशर से दबा के उसको द्रव्य में परिवर्तित करके आपके सिलेंडर में डाला जाता है। तो आपके जो सिलेंडर में जो गैस होती है वो द्रव्य अवस्था में होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने ये लाइटर देखी होगी, है ना, इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है वो क्या है, गैस है, और गैस को दबा के उसको ऊपर प्रेशर डाल के उसको द्रव्य में परिवर्तित किया गया है। अब अगर हम इसको जला के अगर यहाँ से अगर निकालेंगे तो ये जलेगी, यहाँ से इसको अगर हम दबाएंगे तो यहाँ जलेगी, ठीक है। अगर इसको हम जलाए बिना अगर बाहर निकालते हैं तो ये गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी, द्रव्य से सीधे ही गैस में बदल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया तापमान में परिवर्तन से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन और दाब में परिवर्तन से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, ठीक है। अब तापमान परिवर्तन से पदार्थ पर प्रभाव क्या पड़ता है वो अपन देखते हैं। अगर तापमान अगर हम परिवर्तित करते हैं तो जो पदार्थ है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है वो देखते हैं। इसके अंदर 3 होते हैं, गलनांक बिंदु, क्वथनांक बिंदु और उर्ध्वपातन व निक्षेपण। पहला अपन बात कर लेते हैं गलनांक बिंदु की। किसी ठोस का वह तापमान जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव्य अवस्था में परिवर्तित होता है वह गलनांक बिंदु कहलाता है। यानी कोई ठोस है उसका तापमान जिस पर, यानी देखो किसी ठोस का वह तापमान जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव्य अवस्था में परिवर्तित, यानी कोई ठोस है उसको हम गर्म करते जाए और जिस बिंदु पर वो गर्म करने पर वो द्रव्य अवस्था में बदल जाता है वो उसका गलनांक बिंदु होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका बर्फ है, बर्फ का 0 डिग्री सेंटीग्रेड गलनांक बिंदु होता है। तो जब बर्फ गर्म करते जब उसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो वो पिघलना स्टार्ट हो जाती है, तो वो उसका क्या होता है, गलनांक बिंदु होता है। और ऐसे एग्जाम्पल अपन बात करते हैं लोहे की, तो लोहे का गलनांक बिंदु होता है 1534 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं इसके अंदर संगलन की प्रसुप्त उष्मा। तो संगलन की प्रसुप्त उष्मा क्या होती है, जब वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को, जो वायुमंडल का दाब है उसके ऊपर जो 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव्य बदलने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त उष्मा कहते हैं। अब एग्जाम्पल से अपन एक क्रियाकलाप से अपन एक्सरसाइज से अपन एक समझते हैं इसको। अपन ने एक बर्नर लिया, उसके ऊपर हमने एक बीकर लिया, बीकर में अपन ने डाली बर्फ और ये कांच की लकड़ी है और ये है एक थर्मामीटर और जिसको हमने स्टैंड से लगाया है। अब बर्नर को स्टार्ट करेंगे और उसको गर्म करेंगे और जब इसको गर्म करेंगे तो इसका टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, है ना, -4 डिग्री से -3 डिग्री, -2 डिग्री, -1 डिग्री और 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड होने के बाद में इसका तापमान है वो बढ़ेगा नहीं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड गलनांक पॉइंट है ना, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, द्रव्य अवस्था में बदलना शुरू हो जाएगा। अब जब तक ये पूरा द्रव्य में नहीं बदल जाता तब तक इसका तापमान है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। तो ये ठोस से द्रव्य अवस्था में बदलने के लिए इसको जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है वो क्या होती है, संगलन की प्रसुप्त उष्मा होती है, ठीक है। क्योंकि जब ये गर्म करेंगे तो जो ये उष्मा है ये बर्फ के कण उनको अपने अंदर अवशोषित करेगी, उस उष्मा को क्या करेगी, अपने अंदर अवशोषित करेगी और ये द्रव्य में बदल जाएगी। तो ये जितनी उष्मा इसको चाहिए होगी उस उष्मा को हम संलग्न की प्रसुप्त उष्मा कहते हैं। सेकेंड हम बात करते हैं क्वथनांक बिंदु की। किसी द्रव्य का वह तापमान जिस पर वह अपनी द्रव्य अवस्था को छोड़कर गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है वो क्या होता है, क्वथनांक बिंदु होता है। देखो क्या पढ़ा, कि किसी द्रव्य का वह तापमान जिस पर वह अपनी द्रव्य अवस्था को छोड़कर गैस में, यानी कोई द्रव्य है उसको हम इतना गर्म करें कि वो गैस अवस्था में बदल जाए, तो वो उष्मा क्या कहते हैं, वो बिंदु क्या कहलाता है, जहां पर वो द्रव्य से गैस में बदल जाएगी तो उसको हम क्या कहेंगे, क्वथनांक बिंदु कहेंगे। तो जो बर्फ है उसका क्वथनांक बिंदु होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कोई भी जल होता है तो उसका क्वथनांक बिंदु है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा। तो वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी द्रव्य को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए जितनी उष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा कहते हैं। अब एक हम क्रियाकलाप से समझते हैं। देखो हमने लिया एक बीकर, एक बर्नर लिया,
बीकर लिया, बीकर में अपन ने कांच की छड़ डाली और ये अपन ने थर्मामीटर लगा दिया इसमें, ठीक है। अब हम इसको गर्म करेंगे, इसको ऑन करके हम इसको गर्म करेंगे। जब इसको गर्म करते हैं तो इसका टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, है ना। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आने के बाद में इसका टेम्परेचर रुक जाएगा, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आने के बाद में ये द्रव से गैस में परिवर्तित होगा, ठीक है। अब जब ये जल द्रव से गैस में परिवर्तित होगा तो इसको जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है, भाई ऐसे तो है नहीं कि एक साथ में ही ये गैस में बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आने के बाद में रुक जाएगा। अब जल के कण उष्मा ग्रहण करके गैस बनेंगे, ठीक है। तो जब तक ये द्रव है वो द्रव से गैस में परिवर्तन नहीं हो जाता, तब तक इसका जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। अब उस टाइम पर यानी उसको गैस बनने तक जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है वो वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा कहलाती है। फिर अपन बात करते हैं ऊर्ध्वपातन की। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है कि पदार्थ है वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदल जाता है, उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी कोई पदार्थ है, कोई ठोस है, वो द्रव बने बिना ही यानी द्रव अवस्था में आए बिना ही सीधे गैस में बदल जाता है, यानी ठोस से सीधा ही गैस में परिवर्तित हो गया, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन कहेंगे। इसका जस्ट उल्टा है निक्षेपण। निक्षेपण में क्या होता है कि जो गैस है वो द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे ही ठोस में परिवर्तित हो जाती है, सीधे ही ठोस बनने की प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, निक्षेपण कहेंगे। अब इसको हम एक्सरसाइज से समझते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अपन ने लिया एक बर्नर, ये एक चाइना डिस्क है जो कटोरी से आपको नजर आ रही है, इसको हम चाइना डिस्क बोलते हैं साइंस की भाषा में। और जो ऊपर एक कीमा सा आपको नजर आ रहा है इसको हम फ्लास्क बोलते हैं, ठीक है, फनल, सॉरी। तो अपन एक फनल लिया, एक चाइना डिस्क लिया और एक बर्नर लिया। तो बर्नर के ऊपर हमने चाइना डिस्क रखी, चाइना डिस्क के अंदर हम क्या करेंगे, जो अमोनियम क्लोराइड है उसका पाउडर हम इसमें डालेंगे और ऊपर हम क्या रख देंगे, इसके फनल के ऊपर हम रुई लगा देंगे, इसको बंद कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको गर्म करते हैं, जब हम गर्म करेंगे तो जो अमोनियम क्लोराइड है वो सीधे ही गैस में बदल जाएगा और गैस में बदल के इसके अंदर फैल जाएगा, क्योंकि बाहर तो निकल नहीं सकता, अपन ने रुई लगा दी तो इसके अंदर फैल जाएगा। अब हम बर्नर को बंद कर देंगे, तो बंद करने के बाद में जो इसके अंदर उपस्थित जो गैस है वो गैस क्या करेगी, ठंडा होके यहाँ पर जमना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका निक्षेपण और ऊर्ध्वपातन। वो कैसे समझे, जैसे अपन ने यहाँ पर क्या था, पहले ठोस था, तो ठोस से सीधा ही गैस में बदल गया, तो वो क्या हो गया, ऊर्ध्वपातन हो गया, ठीक है। और जो गैस जब हम इसको बंद किया और जो गैस थी वो क्या हो गई, यहाँ जमना स्टार्ट हो गई, तो वो गैस से सीधे ही क्या हो गई, ठोस में परिवर्तित हो गई, द्रव्य बना ही नहीं, तो ठोस में परिवर्तित हो गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, निक्षेपण बोलेंगे, ठीक है। अब इसकी जगह हम अमोनियम क्लोराइड की जगह हम कपूर भी ले सकते हैं जो अपन पूजा में यूज करते हैं, और नेप्थलीन की गोलियां भी हम ले सकते हैं। नेप्थलीन की गोलियां कौन सी होती है, जैसे आपके कपड़े होते हैं, हम कपड़ों को बहुत दिनों तक, बहुत टाइम तक हम कहीं पर स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो उसके अंदर कोई जानवर नहीं लगे, कोई कीड़े वगैरह ये नहीं लगे, उसके लिए हम नेप्थलीन की गोलियां डालते हैं उसके अंदर, कपड़ों के अंदर, ठीक है। तो वो हो गया निक्षेपण। अब हम बात करते हैं इनकी अवस्था परिवर्तन होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे ठोस है, ठोस कोई पदार्थ ठोस है तो ठोस से अगर वो द्रव्य में बदलता है, कोई पदार्थ ठोस से द्रव्य में बदलता है तो उसको संगलन कहते हैं। ठोस से द्रव्य में बदलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, संगलन कहते हैं। और द्रव्य से अगर गैस में बदलता है, द्रव्य से गैस में अगर कोई पदार्थ है वो परिवर्तित होता है तो उसको वाष्पीकरण कहते हैं। और गैस से अगर वो ठोस में परिवर्तित होता है तो उसको हम निक्षेपण कहते हैं। इसका अगर हम उल्टा करें, ठोस को अगर हम गैस में परिवर्तित करेंगे, कोई पदार्थ अगर ठोस से गैस में परिवर्तित होता है तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है, और अगर गैस से द्रव्य में परिवर्तित होता है तो उसको संघनन कहते हैं, और द्रव्य से ठोस में अगर परिवर्तित होता है उसको हम जमना कहते हैं, ठीक है। तो आज हमने ये टॉपिक डिस्कस किए, उसके बाद में इसके अगले टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, ओके। अगर कुछ समझ में नहीं आई तो मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उससे फ़ोन करके या फिर व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हो, ओके। थैंक यू।